श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने पुरः समक्षम अग्रे पश्चात मध्य अंतः ऊपरी अधः इन अव्ययों के संबंधी शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार होता है उसको उदाहरण सहित विस्तार से समझा था और यह भी देखा था कि ऊपरी ऊपरी और अधोअधः इन दो अव्ययों के साथ संबंधी शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए आज देखते हैं लोक में बहुप्रसिद्ध जानना अर्थ वाली ज्या धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं। यद्यपि थोड़े भिन्न हैं, पर यदि हमको ची धातु के रूप याद हैं तो ज्या धातु के रूप याद करना अत्यंत ही सरल है। ज्या धातु के रूप चलाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ज्या को जा आदेश हो जाएगा, अतः रूप चलाते समय हमें जा ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो आइए पहले देखते हैं लट लकार में ज्या धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं। रूप आपके सामने है। जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीथः जानीथ, जानामि जानीवः जानीमः। ची धातु के रूप भी आपके सामने है। अब दोनों में भेद कितना है इसको देखते हैं। ची धातु के रूप चलाते समय जहाँ कहीं हमको नो सुनाई पड़ता है वहाँ पर ज्या धातु के रूप चलाते समय हमें ना कर देना है। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन में नो सुनाई पड़ रहा है, चिनोती, चिनोशी, चिनोमी। तो ज्या धातु के जब हम रूप चलाएंगे तब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन में हम ना कर देंगे तो रूप बन जाएगा जानाति, जानासी, जानामी। और ची धातु के रूप में जहाँ कहीं नु सुनाई पड़ रहा है वहाँ पर ज्या धातु के रूप चलाते समय हमें नी कर देना है। जैसे प्रथम पुरुष द्विवचन में चिनुतः है, मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में चिनुथ, चिनुथ सुनाई पड़ता है, और उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में चिनुवह, चिनुमह। उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में दो दो रूप चलते हैं ची धातु में, पर ज्या धातु में एक रूप ही बनेगा। चिन्वह, चिन्मह रूप ज्या धातु में नहीं चलता है, तो हमें केवल चिनुवह, चिनुमह को ही ध्यान में रखना है। अब आप देखें कि नु की जगह पर ज्या धातु के रूप चलाते समय हमें नी करना है, तो आप ज्या धातु के रूप में देख सकते हैं। प्रथम पुरुष द्विवचन में जानीतः ची धातु का चिनुतः बना था, ज्या धातु का जानीतः बना है। ऐसे ही मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में नी हो गया है, जानीथ, जानीथ। ची धातु में चिनुथ, चिनुथ था। और उत्तम पुरुष भी द्विवचन बहुवचन में नी हो गया है, जानीवह, जानीमह। ची धातु का था चिनुवह, चिनुमह। तो है ना सरल। केवल दो बात का ही हमें ध्यान रखना है कि ची धातु में जहाँ नो हुआ है ज्या धातु के रूप चलाते समय हमें ना कर देना है, और ची धातु में जहाँ पर नु है वहाँ पर ज्या धातु के रूप चलाते समय हमें नी कर देना है। यही नियम आगे के लकारों में भी काम करेगा। इस प्रकार क्योंकि ची धातु के रूप आपको अच्छी तरह से याद है, अतः ज्या धातु के रूप याद करना आपके लिए अत्यंत सरल है। आइए अब हम लोट लकार को भी देख लेते हैं। ज्या धातु लोट लकार के रूप आपके सामने है। जानातु, जानीताम, जानन्तु, जानीहि, जानीतम, जानीत, जानानि, जानाव, जानाम। ची धातु के भी लोट लकार के रूप आपके सामने है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर नो है वहाँ पर हमें ना कर देना है। तो लोट लकार में ची धातु के प्रथम पुरुष एक वचन में ही नो है, चिनोतु रूप बना है। तो ज्या धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा जानातु, नो को हमें ना कर देना है। और जहाँ पर नु है वहाँ पर हमें नी कर देना है। तो ची धातु में देखें प्रथम पुरुष द्विवचन में चिनुताम है, तो ज्या धातु प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा जानीताम। ची धातु के मध्यम पुरुष में तीनों ही वचनों में नु सुनाई पड़ रहा है, तो ज्या धातु के मध्यम पुरुष में तीनों ही वचन में हमें नी करना है। जैसे जानीहि, जानीतम, जानीत। ची धातु मध्यम पुरुष एक वचन में ही नहीं सुनाई पड़ रहा है,
किंतु शक धातु में हमने देखा था कि लोट मध्यम पुरुष एकवचन में शक्नु ही रूप बनता था, वैसे ही यहाँ पर भी जानी ही रूप बनेगा, तो ये भी सरल है। और उत्तम पुरुष में जिस प्रकार ची धातु के रूप हैं ठीक वैसे ही ज्या धातु के रूप हैं, कोई भेद नहीं है। ची धातु के उत्तम पुरुष के रूप हैं चिनवानी, चिनवाव, चिनवाम, तो ज्या धातु के रूप हैं जानानी, जानाव, जानाम। आइए ज्या धातु के लंग लकार के रूप देखते हैं। रूप आपके सामने है। अजानात, अजानीताम, अजानन, अजानाह, अजानीतम, अजानीत, अजानाम, अजानीव, अजानीम। ची धातु के भी रूप आपके सामने है। अब यहाँ जहाँ पर नो है वहाँ पर हमें ना कर देना है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में अचिनोत और मध्यम पुरुष एक वचन में रूप है अचिनो हो, तो यहाँ दोनों ही जगह पर हमें ना कर देना है। तो ज्या धातु में आप देखें प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बना है अजानात, अजानाह, और जहाँ कहीं भी नू है वहाँ पर हमें नी कर देना है। तो ची धातु में प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, और उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, यहाँ पर नु सुनाई पड़ रहा है, वहाँ सर्वत्र ही ज्या धातु में नी कर देना है। तो आप देखें मध्यम पुरुष द्विवचन में नी हो गया है अजानीताम, मध्यम पुरुष द्विवचन बहुवचन में भी नी है अजानीतम, अजानीत, और उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन में नी है अजानीव, अजानीम। लट लकार के समान लंग लकार में भी ची धातु के उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में दो दो रूप थे, पर ज्या धातु के केवल एक एक रूप बनेंगे। अचिन्व, अचिन्व को हमें हटा देना है, ज्या धातु के रूप चलाते समय उसको ध्यान में नहीं लेना है। अब हम देखेंगे ज्या धातु के विधिलिंग के रूप आपके सामने हैं। जानीयात, जानीयातम, जानीयुः, जानीयाः, जानीयातम, जानीयात, जानीयाम, जानीयाव, जानीयाम। ची धातु के भी विधिलिंग के रूप आपके सामने हैं। आप देखें विधिलिंग में ची धातु के सभी रूपों में नु सुनाई पड़ रहा है, तो अब हमें नु की जगह पर सर्वत्र नी कर देना है। तो आप देखें ज्या धातु के विधिलिंग के सभी रूपों में आपको नी सुनाई पड़ेगा। तो चीनुयात है, इधर जानियात, चीनुयातम, जानियातम, चीनुयुः, जानियुः, है ना, एकदम सरल। तो यदि ची धातु के रूप याद हैं तो ज्या धातु के रूप याद करना अत्यंत ही सरल है, और आपको ची धातु के रूप अच्छी तरह से याद है, तो ज्या धातु के रूप तो आप 2-3 बार दोहराओगे आपको याद रह जाएंगे। आइए हम लृट लकार के रूप देख लेते हैं। ज्या धातु के लृट लकार के रूप आपके सामने हैं। ज्यास्यति, ज्यास्यतः, ज्यास्यन्ति, ज्यास्यसि, ज्यास्यथ, ज्यास्यथ, ज्यास्यामि, ज्यास्यावः, ज्यास्यामः। लृट लकार के रूप तो अन्य लकारों की तरह ही अत्यंत सरल है, कोई कठिन नहीं है। जैसे हमने पा धातु के रूप देखे थे, पास्यति, पास्यत, पास्यन्ति, ठीक वैसे ही ज्या धातु के रूप हैं। तो आप ज्या धातु के रूप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इनका प्रयोग बहुत होता है, और एक ज्या धातु का रूप याद हो जाने पर बाकी और धातुएं हैं 10-12, उनके रूप भी ठीक ज्या धातु के समान ही चलेंगे, और वो सारी धातुएं भी बहुप्रयुक्त धातुएं हैं जिनको हम आने वाली कक्षा में देखेंगे। कक्षा 78 और 79 में हमने कुछ कर्मभूत तुमन प्रत्यांत क्रियाएं देखी थी। आज और कुछ धातुएं देख लेते हैं जिनके कर्म के रूप में यदि क्रिया आ जाए तो उसमें तुमन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग किस प्रकार करना है, जिससे कि आपको प्रयोग में सरलता हो जाए। बहुत प्रचलित धातुएं हैं, व्यवहार में बहुप्रयुक्त धातुएं हैं, थोड़ा बोध होते ही आप उनका प्रयोग करने में समर्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहले धातु है आंग पूर्वक रभ धातु, आत्मनेपदी धातु है जिसके रूप हम देख चुके हैं। इस क्रिया का प्रयोग करते समय यदि उसके कर्म के रूप में कोई क्रिया आ जाए तो उसका अनुवाद करने के लिए हम तुमन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य है, कल रात पार्टी है इसलिए हम दोपहर 3 बजे से ही पानी पूरी बनाना आरंभ कर देंगे। पहला वाक्य है, कल रात पार्टी है। पार्टी को संस्कृत में प्रीति भोज कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। हे क्रिया का कर्ता है, अतः अनुवाद करते समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कब है? कल रात। तो कल और रात यह दोनों ही कालाधिकरण हैं। कल का अनुवाद करने के लिए हम श्वः अव्यय का प्रयोग करेंगे, और रात का अनुवाद करने के लिए रात्रि प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा, श्वः रात्रौ प्रीति भोजः अस्ति। आगे वाक्य है, इसलिए हम दोपहर 3 बजे से ही पानी पूरी बनाना आरंभ कर देंगे। तो आरंभ कर देंगे, इसका अनुवाद करने के लिए हम आंग पूर्वक रभ धातु का प्रयोग करेंगे। भविष्यत काल होने से लृट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता हम होने से क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की लेनी है। आंग पूर्वक रभ धातु उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा आरप्स्यामहे। क्या आरंभ कर देंगे? बनाना।
आरंभ क्रिया का कर्म यहाँ पर बनाना है और बनाना भी स्वयं में एक कर्म है। अतः अब इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। बनाने के लिए संस्कृत में क्रि धातु का ही प्रयोग करते हैं, तो क्रि धातु तुमुन प्रत्यंत रूप बनता है कर्तुम। क्या बनाना आरंभ करेंगे? पानीपुरी। तो पानीपुरी बनाने की क्रिया का कर्म कारक है, अतः इसका अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पानीपुरी को संस्कृत में जलशष्कुली कहते हैं। दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कब से आरंभ करेंगे? दोपहर 3 बजे से। तो 3 बजे से यह मर्यादा है। अपादान कारक में हमने देखा था कि क्रिया की शुरुआत जिस जगह से होती है उस जगह को अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो गिरने की शुरुआत जो है वो पेड़ से हो रही है, तो पेड़ अपादान कारक है। ऐसे ही इस वाक्य में पानीपुरी बनाने की क्रिया का आरंभ 3 बजे से हो रहा है, तो 3 बजे यह काल भी एक तरह से मर्यादा है, अतः अपादान कारक है। और अपादान कारक होने से यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कब बनाएंगे? दोपहर। तो दोपहर यह कालाधिकरण है, कालाधिकरण होने से हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसलिए इस अव्यय का अनुवाद करते समय हम अतः अव्यय का प्रयोग करेंगे, अतः वाक्य का अनुवाद होगा अतः वयम मध्याह्ने त्रिवादनात् एव जलशष्कुलिं कर्तुम आरप्स्यामहे। तो इस वाक्य में आरंभ करने की क्रिया का कर्मकारक बनाना भी स्वयं एक कर्म था, अतः उसका अनुवाद करने के लिए हमने क्रि धातु तुमुन प्रत्ययान्त का प्रयोग किया है। आगे वाक्य है, दिव्येश जब 3 वर्ष का हुआ तब उसने चलना आरंभ किया। पहले देखेंगे, दिव्येश जब 3 वर्ष का हुआ इसके लिए भू धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे। दिव्येश उसका कर्ता है। कैसा दिव्येश? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का यह दिव्येश का विशेषण है। 3 वर्ष का इसके लिए संस्कृत में त्रिवर्ष इस विशेषण का प्रयोग करते हैं। और जब इसका अनुवाद करने के लिए यदा अव्यय का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा दिव्येशः यदा त्रिवर्षः अभवत्। दूसरा वाक्य है, तब उसने चलना आरंभ किया। आरंभ किया इसका अनुवाद करने के लिए आंग पूर्वक रभ धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे। क्या आरंभ किया? चलना। तो चलना आरंभ क्रिया का कर्म कारक है और स्वयं में एक क्रिया है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम चल धातु तुमुन प्रत्ययान्त का प्रयोग करेंगे। तब इसका अनुवाद करने के लिए तदाव्यय का प्रयोग करेंगे, तो वाक्य का अनुवाद बनेगा तदा सह चलितुम आरभत। आगे धातु है लभ, अर्थ होता है प्राप्त करना, मिलना। वाक्य है, उस घर में बहू को पर्याप्त खाना भी नहीं मिलता था। तो मिलता था इसका अनुवाद करने के लिए हम लभ धातु आत्मनेपद के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करेंगे। नहीं का अनुवाद करने के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे। भी का अनुवाद करने के लिए अपि अव्यय का प्रयोग करेंगे। क्या नहीं मिलता था? खाना। तो खाना यह मिलने की क्रिया का कर्म कारक है और स्वयं में भी एक क्रिया है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम खाद्य धातु तुमुन प्रत्ययान्त क्रिया खादितुम का प्रयोग करेंगे। कैसा खाना? पर्याप्त खाना। तो पर्याप्त यह क्रिया की विशेषता बताता है, अतः क्रिया विशेषण है। पर्याप्त के लिए संस्कृत में पर्याप्त प्रातिपदिक ही है। क्रिया विशेषण होने से इसका अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। किसको नहीं मिलता था? बहू को। बहु मिलने की क्रिया का कर्ता कारक है और बहु को संस्कृत में वधू कहते हैं। दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कहाँ नहीं मिलता था? उस घर में। तो उस घर में यह अधिकरण कारक है। इसका अनुवाद करने के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उस यह घर का विशेषण है। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा तस्मिन् गृहे वधूः पर्याप्तं खादितुमपि न लभते स्म। यदि हम प्रपूर्वक आप धातु का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा तस्मिन् गृहे वधूः पर्याप्तं खादितुमपि न प्राप्नोति स्म। आगे धातु है उत्पूर्वक सह धातु, अर्थ है उत्साह का होना। वाक्य है, नई बहू में काम करने का उत्साह तो बहुत है किंतु उसमें धैर्य नहीं है। पहला वाक्य है, नई बहू में काम करने का उत्साह तो बहुत है, तो उत्साह है इसका अनुवाद करने के लिए हम उत्पूर्वक सह धातु का प्रयोग करेंगे। आत्मनेपदी धातु है। कितना उत्साह? बहुत उत्साह। बहुत यह क्रिया की विशेषता बताता है, अतः इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण में नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है और द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे, अतः बहुत इसका अनुवाद करने के लिए हम बहुप्रातिपदिक नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन में प्रयोग करेंगे। किसका उत्साह? करने का। तो करने का यह उत्साह क्रिया का कर्म कारक है और स्वयं में एक क्रिया है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम क्रि धातु तुमुन प्रत्ययान्त क्रिया कर्तुम का प्रयोग करेंगे। क्या करने का उत्साह? काम करने का। तो काम यह करने की क्रिया का कर्म कारक है, अतः अनुवाद करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। काम को संस्कृत में कार्य कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। उत्साह क्रिया का कर्ता नई बहू है। नई बहू को संस्कृत में नवोढ़ा कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा।
तो वाक्य का अनुवाद बनेगा नवोढ़ा कार्याणि कर्तुम तु बहु उत्सहते। दूसरा वाक्य है किंतु उसमें धैर्य नहीं है। धैर्य है क्रिया का कर्ता है और धैर्य को संस्कृत में धैर्य ही कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। किसमें नहीं है? उसमें। तो उसमें से नई बहु को ही बताया जा रहा है और अधिकरण कारक है, अतः अनुवाद करते समय हम तत् सर्वनाम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किंतु इसका अनुवाद करने के लिए किंतु अव्यय का ही प्रयोग करेंगे। तो किंतु उसमें धैर्य नहीं है, इसका अनुवाद होगा किंतु तस्यम धैर्यम नास्ति। है क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम आत्मनेपदी वृत्त धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं और नहीं इसका अनुवाद करने के लिए अभाव शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम अभाव शब्द का प्रयोग करेंगे तो धैर्य के साथ उसको जोड़ करके प्रयोग करेंगे, तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा नवोढ़ा कार्याणि कर्तुम तु बहु उत्सहते किंतु तस्यम धैर्य भावः वर्तते। आगे धातु है चेष्ट, अर्थ होता है चेष्टा करना। वाक्य है गूंगा बच्चा माँ को बुलाने की खूब चेष्टा कर रहा है। चेष्टा कर रहा है इस वर्तमान काल की क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम चेष्ट धातु लट्लकार में प्रयोग करेंगे। कितनी चेष्टा कर रहा है? खूब चेष्टा कर रहा है। तो खूब यह चेष्टा क्रिया की विशेषता को बता रहा है, अतः क्रिया विशेषण है। खूब का अनुवाद करने के लिए हम बहु इस प्रातिपदिक का भी प्रयोग कर सकते हैं और भृशम अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम भृशम अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसकी चेष्टा कर रहा है? बुलाने की। तो बुलाना यह चेष्टा क्रिया का कर्मकारक है और स्वयं में भी एक क्रिया है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम आंग पूर्वक ह्वा धातु तुमुन प्रत्यंत क्रिया आह्वातुम का प्रयोग करेंगे। किसको बुलाने की? माँ को बुलाने की। तो बुलाने की क्रिया का माँ कर्मकारक है, अतः अनुवाद करते समय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। माँ को संस्कृत में मातृ प्रातिपदिक से भी कहा जाता है, मातृ प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। कौन बुलाने की चेष्टा कर रहा है? गूंगा बच्चा। तो गूंगा बच्चा यह कर्ता कारक है, बच्चा विशेष्य है, इसका अनुवाद करने के लिए हम बालक शब्द का प्रयोग करेंगे और गूंगा बच्चे का विशेषण है। गूंगा इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में मूक इस विशेषण का प्रयोग होता है, अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा मूकः बालकः मातरम आह्वातुम भृशम चेष्टते। आगे क्रिया है ज्या, जिसके रूप अभी हमने देखे थे। वाक्य है क्या आप स्नानागार का नल ठीक करना जानते हैं? जानते हैं इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम ज्या धातु का प्रयोग करेंगे। कर्ता आप होने से हम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या जानते हैं? ठीक करना। ठीक करना जानने की क्रिया का कर्मकारक है और स्वयं में भी एक क्रिया है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक करने के लिए संस्कृत में समी पूर्वक क्रि धातु का प्रयोग होता है। इसके रूप भी क्रि धातु के अनुसार ही चलते हैं, पर क्रि से पूर्व में हमें समी शब्द जोड़ना है। तो रूप इस प्रकार बनेंगे समी करोति, समी करोतु, सम्य करोत, समी कुर्यात, समी करिष्यति। और तुमुन प्रत्यांत रूप बनेगा समी कर्तुम। क्या ठीक करना? नल। तो नल ठीक करने की क्रिया का कर्मकारक है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नल को संस्कृत में नलिका कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। किसका नल? स्नानागार का। तो स्नानागार का नल के साथ संबंध है, अतः अनुवाद करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स्नानागार को संस्कृत में स्नानागार ही कहते हैं, आकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। आप इस शब्द के द्वारा किसी पुरुष को कहा जा रहा है ऐसा मानेंगे तो आप का अनुवाद करने के लिए हम भवत प्रातिपदिक पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। क्या का अनुवाद करने के लिए किम अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा किम भवान स्नानागारस्य नलिकाम समीकर्तुम जानाति। दूसरा वाक्य है मेरी माँ तो नहीं जानती किंतु मेरी नानी बैंगन का भरता बनाना जानती थी। पहले देखेंगे मेरी माँ तो नहीं जानती। जानती इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हम ज्या धातु का ही प्रयोग करेंगे। कर्ता माँ है और मेरी माँ है, तो मेरी का माँ के साथ संबंध है। नहीं का अनुवाद करने के लिए न अव्यय का प्रयोग होगा। तो का अनुवाद करने के लिए तू अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो मेरी माँ तो नहीं जानती, इसका अनुवाद होगा मम माता तू न जानाती। दूसरा वाक्य है किंतु मेरी नानी बैंगन का भरता बनाना जानती थी। तो जानती थी इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम ज्या धातु लट्लकार के साथ स्माव्यय का प्रयोग करेंगे। क्या जानती थी? बनाना। तो बनाना यह जानने की क्रिया का कर्मकारक है और स्वयं में भी एक क्रिया है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो बनाने के लिए अभी हमने देखा था क्रि धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं और निरपूर्वक मा धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। निरपूर्वक मा धातु का अर्थ होता है निर्माण करना, बनाना। इसके रूप हम या धातु के अनुसार चलाएंगे। कक्षा 52 में हम देख चुके हैं।
संक्षेप में यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। निर्पूर्वक माद धातु के रूप बनेंगे निर्माति, निर्मातु, निर्मात, निर्मायात, निर्मास्यति। विस्तार से देखने के लिए आप कक्षा 52 देख सकते हैं। निर्पूर्वक माद धातु तुमुन प्रत्यंत रूप बनता है निर्मातुम। तो बनाना, इसका अनुवाद करने के लिए तुमुन प्रत्यंत क्रिया निर्मातुम का प्रयोग होगा। क्या बनाना जानती थी? बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने की क्रिया का कर्मकारक है, अतः अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बैंगन के भरते को संस्कृत में भृष्ट भंटा की शाक कहेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। आपको शब्द अत्यंत भारी सा लग रहा होगा पर बहुत ही सरल है। बैंगन का भरता भून करके बनाया जाता है। तो भृष्ट अर्थात भुना हुआ, भंटा की अर्थात बैंगन। तो भृष्ट भंटा की इसका अर्थ हो गया भुना हुआ बैंगन। भुने हुए बैंगन की जो सब्जी होती है उसी को ही तो बैंगन का भरता कहते हैं। तो सब्जी का अनुवाद करने के लिए शाक शब्द जोड़ा है। इस प्रकार बैंगन का भरता, इसके लिए संस्कृत प्रातिपदिक है भृष्ट भंटा की शाक। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। नानी जानने की क्रिया का कर्ता कारक है। नानी को संस्कृत में माता मही कहते हैं। मेरी नानी, तो मेरी इसका नानी के साथ संबंध है और किंतु इसका अनुवाद करने के लिए हम किंतु अव्यय का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार किंतु मेरी नानी बैंगन का भरता बनाना जानती थी। इसका अनुवाद होगा किंतु मम माता मही भृष्ट भंटा की शाकम निर्मातुम जानाति स्म। अभी हमने जितनी भी धातुएं देखी हैं बहुत प्रचलित धातु हैं, संस्कृत में इसका प्रयोग बहुत होता है, अतः आप इनका अच्छी तरह से अभ्यास कर लें। और जब भी इन क्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो इनके कर्मकारक के रूप में प्राय आपको क्रियाएं ही मिलेंगी। और जब क्रिया कर्मकारक के रूप में आती हैं तो हमें हमेशा ही तुमुन प्रत्यंत रूप का ही प्रयोग करना है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापये